नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो दरियाओं की सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊँ कि अभी हम थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। आनम्स रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और उधर जो हमारा प्रोग्राम है 5:30 से लेके रात 9 बजे तक जारी रहेगा। और इसमें हम सब मिलकर फंड रेजिंग करेंगे सैलाब मुतासरीन के लिए, और वहाँ पे हमारे पास वो NGOs मौजूद होंगी जो ये फंड्स कलेक्ट करेंगी और हम उनकी मदद करेंगे इसमें। और फिर पाकिस्तान में हम सब मिलकर अपने अपने तौर पे सैलाब मुतासरीन की मदद की कोशिश करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि वो तमाम लोग जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं या इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो ब्रेडफोर्ड में अगर मौजूद हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं, तो वो सब वहाँ पे आनंद रेस्टोरेंट में आ जाएं, ताकि वहाँ पे हम लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तानियों की मदद के लिए एक कदम और आगे बढ़े। दरियाओं की सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त कुछ जगह पे सैलाब में कुछ थोड़ी कमी आई है, यानी चनाब में 2 ऐसे हेड्स हैं जहाँ पे सैलाब अभी कम है। हेड खानकी में कम है, चिन्योट में कम है, लेकिन त्रीमू में और पंजनद में बहुत हाई सैलाब इस वक्त मौजूद है। बहुत ही बुलंद दर्जे का सैलाब वहाँ से भी गुजर रहा है, और ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक है। यहाँ पे जो इन्होंने हाईलाइट किया उसको रेड से हाईलाइट किया हुआ है, और ये एरिया एक बड़े सैलाबी रेले का शिकार है इस वक्त। दरियाए चनाब में त्रीमू और उसके साथ जो है पंजनद का ये जो 2 बैराज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलाब है। जबकि एक दरियाए रावी में बल्लोकी के मुकाम पर बहुत ज़्यादा जो हेड बल्लोकी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का बड़ा रेला गुजर रहा है, उसको भी बहुत हाई करार दिया गया है। और इसके बाद गंडा सिंह वाला पे जो है वो सबसे ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में गंडा सिंह वाला पे है, जहाँ से 3,11,673 क्यूसेक का एक बड़ा रेला पानी का इस वक्त गुजर रहा है। और भारत ने पाकिस्तान को खबरदार किया, पहले से बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी मिकदार में पानी मजीद आ रहा है। जबकि हेड सलमान की भी इस वक्त सैलाब की सतह जो है, सैलाबी पानी बहुत ज़्यादा है। ये पानी आगे जाकर बहुत सारी एरियाज़ को नुकसान कर सकता है। मेरे सामने एक और यहाँ पे डाटा मौजूद है जो ये बता रहा है कि पाकिस्तान में बारिशें होने वाली हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जनूब मशरकी सिंध के बाद मकामात पर इंतहाई शदीद बारिशों का इम्कान है, जिसके बायस निचले साहिली इलाकों में शहरी सैलाब का खदशा है। जबकि बारिशों की वजह से कई इलाके ऐसे हैं बलूचिस्तान के भी, जहाँ पे नदी नालों में जो है वो शदीद तुग़यानी मुतवक्के है। और अगर ये पानी आता है इस तरफ, जैसे कोहे सलमान पे पिछली मरतबा 2022 में बारिशें हुई और वो पानी सारा पंजाब की जानिब आया, यहाँ से बह के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जानिब, तो उससे बहुत तबाही हुई थी। ये वो टाइम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको महफूज रखे। ये बहुत मुश्किल वक्त है। ये पानी अगर वक्तन फ़वक्तन गुजरता जाए तो ये निकल जाएगा, लेकिन अगर ये एक साथ आता है तो एक बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के गले पड़ जाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को महफूज रखे। मुल्तान में जो लोग डूब कर जाँ बहक हुए ये कश्ती उलटने की वजह से, वो पता चला कि वो रेस्क्यू की कश्ती थी। पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद रेस्क्यू वाले तो ज़्यादा हिफाजत के साथ लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ रेस्क्यू से ये गलती हुई। उन्होंने जो लोग 4 बच्चे और एक खातून जो कश्ती में मौजूद थी, जो जाँ बहक हो गए, उन्होंने लाइफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई थी। सामान की कमी है, लेकिन कश्तियाँ कम हैं, सामान कम है। अब रेस्क्यू वाले जो है वो लोगों को जब निकालना होता है तो ज़्यादा लोग भी बैठ जाते हैं बाज़ औक़ात कश्ती में। लोग निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, और ये रिस्क ले लेते हैं। रेस्क्यू के अमल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। अपनी जान का रिस्क तो वो लेते हैं, लेकिन उसमें भी वो बड़ी एहतियात करते हैं, हर वक्त एहतियात करते हैं। लेकिन यहाँ इतने सारे लोगों को कश्ती में बिठाकर रेस्क्यू वालों को ही एक हादसा हो जाए, ये बहुत अफसोसनाक है। 1122 के पास ज़िला भर में बच्चों की सिर्फ 24 लाइफ जैकेट्स हैं। ये बहुत छोटे बच्चों की, छोटे साइज़ की होती है। अगर आप बड़े आदमी की जैकेट छोटे बच्चे को पहनाएं तो वो बीच में से निकल जाता है। तो छोटे बच्चों की सिर्फ 24 जैकेट्स हैं, जो बहुत कम है। मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी एवैक्यूएट करना होता है। नादरीन, जो ये पंजनद पे पानी का एक 6 लाख क्यूसेक के आसपास का जो एक रेला है, इसमें इजाफा हो रहा है लगातार, और मुल्तान से रहीम यार खान तक के जो तमाम इलाके हैं वो इसकी वजह से अब खतरे में है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे।
जो डीसी साहब हैं जिनकी कल मैं बात कर रहा था पिछले वीलॉग में, वो उन्होंने अपनी उंगलियां दिखाई हैं कि उनकी उंगली पे चोट लगी हुई और एक उंगली में कांटा लगा हुआ है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। फौरी तौर पे उन्हें जो है अपने इलाज का सोचना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। उनकी उंगली पे चोट लग गई, एक उंगली में थोड़ी जलन भी थी, एक उंगली जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे कोई कांटा लग गया। देखें, डीसी साहब को दफ्तर में बैठना चाहिए या फील्ड के अंदर ऐसे आना चाहिए कि वो काम करवाएं। उन्हें जो ट्रेनिंग दी गई है वो मजदूरी की नहीं दी गई। मजदूर बेशुमार अवेलेबल है जो डीसी साहब के आसपास खड़े हुए होते हैं फारे। तो डीसी साहब ने काम करवाना है, उनकी ट्रेनिंग किसी और काम के लिए है। आपको मजदूर भर्ती नहीं किया गया, आपने मदद करनी है अपने दिमाग से, अपनी तरबियत के मुताबिक। लेकिन डीसी साहब को वीडियोस के शौक में वो बहुत सारे काम कर रहे हैं जिसके लिए उनकी बॉडी शायद ट्रेंड नहीं है। और अगर उन्हें ये लगता है कि उनके काम करने से लोगों को हौसला मिलेगा, तो वो इतने मशहूर आदमी तो है नहीं कि उनकी वजह से बाकी लोग काम करें। तो इससे बेहतर है कुछ सेलिब्रिटीज को बुला लें, कुछ ऐसे लोगों को बुला लें जो लोगों के साथ मिलकर काम करें या वो दिखाई दें, तो उससे एक इम्पैक्ट बनता है ना। आप खिलाड़ियों को बुला सकते हैं, आप फनकारों को बुला सकते हैं, आप सियासतदानों को बुला सकते हैं, आप हीरोज को बुला सकते हैं कि जी आप आएं और आकर आप ये काम करें। तो उससे लोगों को जो है काम करने का जज्बा मिलता है। तो डीसी साहब उंगली कटा के खुदा ना खास्ता शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। नाज़रीन, गुजरात शहर से अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका। जो अभी इतलात आ रही हैं गुजरात से वो ये है कि गुजरात शहर में जो पानी जमा हो गया, आज 5वां दिन है और वो पानी निकालने में सूबाई हुकूमत या वहाँ का जो ज़िले इंतज़ामिया है वो नाकाम है। आज भी जो सुबह या दोपहर को विजुअल्स आए उन्हें मैंने देखा, वहाँ पे गुजरात से पानी नहीं निकला। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, पैगामात भेजे, उन्होंने कहा जी ये सूरत हाल हमने कभी भी नहीं देखी थी। इतनी बैड गवर्नेंस तो हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि कभी होगी या इस लेवल पे गुजरात कभी डूब जाएगा। फिर ये कहते हैं कि जी बारिश बहुत ज़्यादा होगी। बारिशें तो हमेशा से होती चली आई है, सियालकोट का रीजन है, ऊपर गुजरात है, यहाँ बारिशें होती है और ये सैलाबी पानी भी नहीं है। बारिशों से अगर शहर डूब जाए तो ये हुक्मरानों के लिए सोचने की बात है कि उनकी तवज्जो कहाँ है। और तवज्जो तो उनकी किसी और तरफ है। देखिए, चीनी माफिया दोबारा से दिहाड़ी लगाने जा रहा है। मोहम्मद जुबैर साहब ने भी इसका तस्करा किया कि इससे पहले आपको पता ना चीनी 200 रुपये किलो से ऊपर चली गई थी। जब ये 200 रुपये किलो से ऊपर गई थी तो बड़ा रोला पड़ गया था पाकिस्तान में। पहले खामोशी से बेचते रहे। जब सोशल मीडिया ने शोर मचाया, क्योंकि मीडिया तो इस पर बात ही नहीं करता, जब सोशल मीडिया ने इसके ऊपर शोर मचाया तो फिर हुकूमत ने उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया और वापस कीमतों को नॉर्मल पे लाने की कोशिश की। अब नॉर्मल भी जो है वो 150 से ऊपर ही है, यानी नॉर्मल भी जो होती है वो 250 के आसपास होती है। अब ये इसके अंदर जो एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट ये बता रही थी कि इन कीमतों को बढ़ाने से जो चीनी का माफिया है उन्होंने खामोशी से 300 अरब कमाया था। ये वही माफिया जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमाया, इंपोर्ट करके भी पैसा कमाया, चीनी को स्टोर करके भी पैसा कमाया, और ये खामोशी के साथ 200 रुपए वाला चूना कौम को लगा दिया। अब एक दफा फिर माफिया बड़े आराम से खामोशी के साथ चीनी को फिर 200 रुपए तक पहुंचा रहा है। हुकूमत अभी चुप है। हम पहले से खबरदार कर रहे हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों से चीनी की कीमत फिर से ऊपर जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही इन्हें पता चला कि गन्ने की फसल तबाह हुई है, इन्होंने चीनी की कीमत बढ़ाना शुरू कर दी है। और जो बाहर से चीनी आनी है उसके आने का वक्त भी अभी बाकी है, लिहाजा ये चीनी की कीमत लगातार बढ़ा रहे हैं। और पाकिस्तानियों के साथ ये हुआ जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी है, उस दिन से लेकर अब तक। क्योंकि देखें, सब लोग ये दावा करते हैं कि मईशत में इन्होंने कमाल कर दिया, मईशत में ये कर दिया, मईशत में वो कर दिया। तो एक सादा फिगर मैं आपको देता हूं और ये साइंटिफिक फिगर है, ये आपको बड़े आराम से बता देगा कि पाकिस्तानियों के साथ हुआ क्या है। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी है उस वक्त से लेकर अब तक, आज के दिन तक, हर पाकिस्तानी की जो कुव्वत खरीद है, चीजें खरीदने की जो कुव्वत है, वो 58% कम हो गई है। यानी 5000 के अंदर पहले जो चीजें आप खरीदते थे वो अब आपको उससे महंगी खरीदनी पड़ती हैं। या आप ये कह लें, जो चीजें पहले आप 2800 रुपए में ले आते थे अपने घर में, वो चीजें अब आप अपने घर लेकर आते हैं तो आपको 5000 रुपए का नोट देना पड़ता है। इतना फर्क हो गया। तो कुव्वत खरीद पाकिस्तानियों की कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, चीजें महंगी हो गई। और इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है? देखिए ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं, जरा आप ये देखें ना। ख्वाजा आसिफ साहब दिन रात तारीफ करते हैं उस हाइब्रिड सिस्टम की जिससे पाकिस्तानी उकता गए हैं। ये जनाब ये कौन सा सिस्टम है? ये देखें ना। ख्वाजा साहब कहते हैं कि जिस निज़ाम को मैं हाइब्रिड निज़ाम कहता हूं, इस निज़ाम ने कमाल कर दिया है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की क़यादत में हमने कई संगे मील अबूर किए हैं। हमने मईशत के नुक्ता नज़र से कई नामुमकिन चीज़ें करके दिखाई हैं। फौज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ बाकी मुल्क की भी आबियारी कर रही है।
और हमें माशी बहरान से बाहर निकाल कर ले आई है। अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने क्यों कहा, जरा इस पे गौर करें। क्या पाकिस्तान में कोई एक चीज सस्ती हुई? नहीं हुई। क्या पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर हुई? नहीं हुई। कोई आदादोशुमार में ये मानने को तैयार नहीं है। क्या पाकिस्तान में माफिया ने 2 नंबरी करना बंद कर दी? आटे के ऊपर जो किया अभी इस हुकूमत ने, जिस तरह आटा महंगा होता चला जा रहा है लगातार, और आने वाले दिनों में मजीद महंगा होगा। गंदम का एक बहरान पाकिस्तान में इन्होंने खड़ा कर दिया अपनी बैड गवर्नेंस से। इन सारी चीजों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो कौन सी कामयाबी है? कोई भी नहीं। क्या पाकिस्तान में बाहर से कोई सरमायाकारी आ रही है? नहीं आ रही। यानी टोटल जो सरमायाकारी पाकिस्तानियों को गिना दी गई थी वो 100 अरब डॉलर से ज्यादा की गिनवाई गई थी, और अभी तक पाकिस्तान में जो सरमायाकारी आई है वो 1 अरब डॉलर भी नहीं है। यानी आप अंदाजा करें कि जितनी इन्होंने गिनवाई उसका 1% भी पाकिस्तान में नहीं ला पाए। जीरो सरमायाकारी है। पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। माशी कामयाबी कौन सी है? SIFC के बारे में कहा गया कि बड़ी कामयाबियां होंगी। कौन सी कामयाबी है? कोई कामयाबी नहीं है। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो मुतासिर हो गई, कोई कामयाबी नहीं है। आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पाकिस्तान में बढ़ गई है, कोई कामयाबी नहीं है। तो जब आप कामयाब नहीं हो रहे तो ख्वाजा आसिफ साहब कामयाब किस बात को कह रहे हैं? वो झूठ नहीं बोल रहे। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये अगर पूरी तरह से साथ ना देती इस हुकूमत का, तो ये हुकूमत अवाम पर कभी इतना बोझ ना डाल सकती। इन्होंने ये जो कहा ना कि हम डिफॉल्ट से बच गए, तो उससे बचने के लिए इन्होंने सारा का सारा बोझ आम आदमी पे शिफ्ट कर दिया। पेट्रोल 150 से उठा के 250 पे पहुंचा दिया। आटा महंगा, घी महंगा, दालें महंगी, चावल महंगे। तमाम सब्सिडीज और सहूलियात जो पाकिस्तानियों को दी जाती थी उनमें से मैक्सिमम या लगभग सारी इन्होंने खत्म कर दी। बिजली इन्होंने महंगी कर दी, गैस इन्होंने महंगी कर दी, टैक्सेस इन्होंने बढ़ा दिए। आप मोटरवे पे गाड़ी लेकर जाए आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, डबल। हर चीज के अंदर इन्होंने अवाम को नचोड़ना शुरू कर दिया। ये कभी ये कर नहीं सकते थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर। देखे ना, अगर ये खुद से करते अवाम निकल के अवाम इनको जूते मारती। अवाम कहती भी तुम कहां से आ गए हो। एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनको हुकूमत बनाकर दी जो गलत बनाकर दी। उसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनको फ्री हैंड दिया कि तुम जो भी फैसले करोगे हम तुम्हारी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, अवाम को एहतजाज करने नहीं देंगे। दबाव डालो जितना डालना है अवाम के ऊपर। इस बात की फिक्र मत करो कि लोग तुम्हें बुरा कहेंगे या लोग तुम्हें वोट नहीं डालेंगे। तुम्हें इक्तदार के लिए वोट की जरूरत नहीं है। यह गारंटी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दी। उसके बाद इन्होंने अवाम का खून नचोड़ के अपनी मईशत को ठीक कर लिया। यानी क्या वजीर आजम हाउस के अखराजात कम हुए? नहीं, बढ़ गए। ऐवान सदर के अखराजात कम हुए? नहीं, बढ़ गए। अभी सेनेटर्स के लॉजेस बन रहे हैं, इनके अपने खर्चे कम हुए? नहीं, बढ़ गए। इनके जो बैरून मुल्क दौरे ये करते हैं उनके ऊपर अखराजात कम हुए या बढ़े? बढ़ गए। बल्कि अब तो इनके ऊपर इनको वजीर आला को भी वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल देना पड़ता है। यह हैरानगी की बात नहीं है, यही हो रहा है। तो एक्चुअली इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है वो अपने लिए हासिल की है, अवाम के लिए इन्होंने मईशत को ठीक नहीं किया। हाँ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनको यह फायदा दिया कि तुम जो मर्जी करो, अवामी रद्देमल हम आने नहीं देंगे। अवाम के खिलाफ जितना मर्जी तुम गंदे फैसले करो, जितना मर्जी बोझ पाकिस्तान की अवाम पे डालो, हम अपोजिशन को कुचल के रखेंगे और अवाम को दबा कर रखेंगे। लेकिन जिस दिन अवाम खड़ी होगी उस दिन क्या करेंगे? उस दिन मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ इन्हीं पे डाल देगी। फिर यही ख्वाजा आसिफ सर पकड़ के बैठे होंगे कि मैंने हाइब्रिड मॉडल की तारीफ क्यों की थी। फंस गए। अब इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल करने वाली बात जो मैंने आपको खबर दी थी उस पर हल्की हल्की तस्दीकें आना शुरू हो गई हैं। मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं जी बरी में बैठक बहुत बड़ी थी, बड़े लोगों की, जिसमें बड़े फैसले होने थे। वो समझ रहे थे कि 2 दिन की बात होगी, दफना देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। इमरान खान का मामला भुट्टो से मुख्तलिफ है। उसके साथ जो आप सलूक करने जा रहे हैं और जो आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को ठिकाने लगाना है, इसकी कीमत पाकिस्तान को भी देना पड़ेगी। अब ये बात जो है शहबाज गिल साहब भी कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के वो एरियाज हैं और पाकिस्तान के नौजवान हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होंगे। फिर कोई भी ऐसा एडवेंचर करने से पहले, हालांकि ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की है, उनके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा तो कभी नहीं मानेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने बुरे हालात में अपना मैंडेट हासिल किया है और अपने मैंडेट को मनवाया, बहुत बुरे हालात में, मार्शल लॉ जैसे हालात में।
तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो कभी भी इसको तस्लीम नहीं करेंगे और बड़ा खौफनाक रिएक्शन आएगा। हालांकि गंडापुर साहब के तर्ज हुकूमत या इमरान खान साहब के फैसलों को ना अमल दरामद करने की वजह से कुछ वहां पे मकबूलियत कम पीटीआई की जरूर हुई है। गंडापुर और पीटीआई की मकबूलियत कम हो सकती है, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा में कम नहीं हुई। आज भी सारे लोग उससे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान की सूरत हाल पहले ही आपके सामने है और पंजाब में एक ऐसी तहरीक खड़ी हो जाएगी जिसे आप कभी भी संभाल नहीं पाएंगे, आपकी नस्लें याद रखेंगी इसका नतीजा। और जिन चीज़ों को ये लोग कामयाबी कहते हैं ना, मैं आप 1-2 दिन से एक्सपोज कर रहा था, आपको बता रहा था कि जो बाहर गए दौरे पे, वहाँ शहबाज शरीफ साहब का जो एटीट्यूड था वो एक अकेले शख्स वाला था, एक तन्हाई का शिकार, ऐसा शख्स जो तवज्जो का तलबगार है। और उसके बारे में अब नजम सेठी साहब जो इनके अपने बड़े पसंदीदा हैं, मियाँ साहब के दोस्त हैं, वो क्या फरमाते हैं देखें। शहबाज शरीफ लपक लपक के कभी प्यूटन के पास पहुंच जाते थे, लपक के चीनी सदर के पास पहुंच जाते थे। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे स्टेज पर एक्टिंग कर रहे हैं, हा 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 हा, जफियां शपियां। ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए था, ये दिखाने के लिए था कि कितने बड़े बड़े लीडर्स मेरे यार हैं। इतने मंजे हुए लीडर्स के साथ हा 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 हु वाली इससे बात नहीं बनती, ये नजम सेठी साहब ने कहा। तो देखें, इसमें कोई खारची महाद पे तो कामयाबी है नहीं। आपको चंद तस्वीरें मिल गई हैं और लोग ये कहें कितना हल्का आदमी है, इसके पास एटमी मुल्क है और इसको वजीर आजम बनाया हुआ है। ये दौड़ दौड़ के हमारे पीछे आके मिलता है। हम जब छोटे थे ना, तो हमारे 1-2 दोस्त हुआ करते थे ऐसे जो बड़े मशहूर थे, ज़बरदस्ती मिलने वाले। वो हम घर में हैं, वो अंदर घुस जाते थे, जी हमने मिलना है, भाई से मिलना है। वो दरवाजे के बाहर ही खड़े हो जाते थे कि ये निकलेगा तो इसको हम मिलेंगे। को बंदा सो रहा होता है, किसी वक्त पढ़ रहा होता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती मिलने, उनका नाम ही हमने ये रखा था, ज़बरदस्ती मिलने वाले।